अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं, क्या वो कोई पैसा कमा के लेके आते हैं या यहाँ वाला ही गायब हो जाता है? तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि विदेश में भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए, और क्या वहाँ से कोई पैसा कमा के लाते हैं कि नहीं लाते हैं। मैं आपको बता दूं कि डॉलर के साथ भी यही हो रहा है आजकल। डॉलर राज भी खत्म होने वाला है। और बांग्लादेश का तो आपने 2 दिन पहले का खबर पढ़ी होगी। बांग्लादेश के अंदर आपको पता हो, जो मैं बात पिछले 3 साल से बोल रहा था इंडिया में होने वाला है, वो बांग्लादेश में हो चुका है। श्रीलंका में पिछले साल हुआ था और बांग्लादेश में परसों की खबर है, परसों हो चुका है, कल की खबर थी अखबार की और सारे मीडिया की पूरे वर्ल्ड में, कि बांग्लादेश की बैंकों में जिनके पैसे जमा हैं उनको देने के लिए पैसा नहीं है। तो बैंकिंग सिस्टम बांग्लादेश का ध्वस्त हो चुका है। ठीक है, इंडिया का भी होना है, अमेरिका का भी होना है, इंग्लैंड का भी बर्बाद होना है। अमेरिका के ऊपर भारत से ज्यादा कर्जा है। जापान आप विकसित देश मानते हो ना? देखो कमाल की बात, आपको आंकड़ों पे जाना चाहिए। जिस टाइम पे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना उस टाइम हमारी जीडीपी का 54% कर्जा था देश के ऊपर विदेशी बैंकों से। कितना परसेंट? जीडीपी का 54%। आज के टाइम पे जीडीपी का 118% कर्जा हो गया है। यानी कि अगर हम लोग पूरे देश के लोग, पूरे देश का प्रत्येक नागरिक जितना भी उत्पादन होता है वो सारा उत्पादन अगर कर्जा उतारने में लगा दे और एक रोटी ना खाए और सारा का सारा कर्जा उतारने में लगा, तो भी कर्जा नहीं उतरना। यानी हमारी सारी कमाई देने के बाद भी कर्जा नहीं उतरेगा। इस लेवल पे ये देश को लेके जा चुके हैं। हमारी जीडीपी का 118%। जापान पे कितना है मालूम है? 400% से ज्यादा। यानी कि जापान के बच्चों को 4 पीढ़ियों को, जापान के 4 पीढ़ियां अगर अपनी सारी कमाई रोज की देती रहे तो ना चले उनका काम। समझ गए? ये हाल हो चुका है। और कमाल की बात है, जहां से कर्जा लिया है ना, जिस बैंक से इन देशों ने कर्जा लिया है, उस बैंक को डोनेशन भी लेने वालों नहीं दिया है। यह कमाल है कि भारत से डोनेशन लिया वर्ल्ड बैंक ने और भारत को ही कर्जा दिया, जैसे मैंने अभी दिया, अभी दे दिया ऐसे। तो जो बात है विदेश में जाने की, विदेश में अभी आपको दिखाई दे रहा है कि एक डॉलर में 80 रुपए बनते हैं, लेकिन सीबीडीसी आ चुका है पूरी दुनिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया कैशलेस हो चुका है, हो चुका है। वहां लड़ाई चल रही है दोबारा से कैश की, लोग आंदोलन कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो स्टोर में कहते हैं यहाँ कैशलेस नहीं चलेगा, यहाँ हमारे को कैश ही चाहिए, यहाँ डिजिटल पेमेंट नहीं होती है। ये मूवमेंट अपने को खड़ा करना पड़ेगा। नंबर 2, विदेश क्यों भेज रहे हैं? इसको सवाल को बड़ा गहराई से एडजस्ट करना पड़ेगा और देखना और एड्रेस करना पड़ेगा। सॉरी, एडजस्ट नहीं, एड्रेस करना पड़ेगा, मतलब इस पे चर्चा करनी पड़ेगी। विदेश सिर्फ विदेश नहीं भेज रहे हैं, आपको प्रदेश में भी भेज रहे हैं। राजस्थान का आदमी राजस्थान छोड़ के गुजरात जा रहा है रोजगार के लिए, बेंगलोर जा रहा है, गुजरात मुंबई जा रहा है रोजगार के लिए। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? राजस्थान के आदमी को बताया जा रहा है कि राजस्थान में रोजगार नहीं है। लेकिन मैंने इस रास्ते पे आते हुए कुछ होटल, कुछ ढाबे, कुछ जगह पर हरियाणा से आए हुए लोगों के देखे हैं। यहां पर जो मेवाड़ वाले आइसक्रीम खिलाया करते थे पहले, अब आजकल बिहारी खिलाते हैं मेवाड़ आइसक्रीम। क्यों जी? बिहार का आदमी आपको फास्ट फूड खिला रहा है, झारखंड का आदमी आपको आइसक्रीम खिला रहा है यहां राजस्थान में। यही काम हरियाणा और पंजाब में हो रहा है, और यही काम हिमाचल में हो रहा है, यही काम मुंबई में हो रहा है। प्रत्येक शहर के अंदर कहीं और से आया हुआ आदमी काम कर रहा है।
इसको बड़ा गौर से समझना है। गड़साना में जितने लोग बसने लग रहे हैं नए, वो सारे आसपास के गांवों से उठ करके आए हुए हैं। क्यों जी? और उस गांव में नौकरी करने के लिए गड़साना से कोई जाता है, वहां अगर उन किसी को काम करने की जरूरत पड़ती है, कोई मिस्त्री की जरूरत पड़ती है, तो वो यहां से जाता है। इसी तरह से हर एक गांव में काम करने के लिए दूसरे गांव से बंदा आ रहा है। गांव वाले शहर में शिफ्ट हो रहे हैं और गांव में काम करने के लिए शहर से आते हैं। बिहार वाला हरियाणा पंजाब में शिफ्ट हो रहा है, हरियाणा पंजाब राजस्थान वाला अमेरिका कनाडा में शिफ्ट हो रहा है। दोनों ये कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, और जहां वो चाह रहे हैं वहां भी आंदोलन चल रहे हैं कि रोजगार नहीं है। पॉइंट समझ रहे हो आप? कहीं भी रोजगार खत्म नहीं हुए हैं, सब जीडीपी का खेल है। निडर इंडिया पे अभी 2-3 दिन पहले की एक वीडियो है मेरी, जिसकी हेडिंग है आपका विनाश ही देश के विकास का पैमाना है। इसको सुनना ध्यान से, 2-3 घंटे की वीडियो है, बड़ी एक एक चीज, लैटरिंग करने में भी, मार्केट का लैटरिंग करने में भी, बीज बोने में भी, खाद बनाने में भी, फसल बोने में भी, फसल काटने में भी, फिर उसकी प्रोसेसिंग में भी, फिर दुकान तक लेके जाने में भी, फिर आपके मुंह तक आने में भी। बाजार ने इतना बड़े लेवल पर कब्जा कर लिया है कि जीडीपी बढ़ने के लिए बाजार का बढ़ना बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपका बर्बाद होना जरूरी है। इसीलिए वो आपको उस बाजार को बनाए रखते हैं। आप सोच के देखो, एक पिता के 4 संतान हैं, वो चारों परिवार अगर एक घर में रह के कमाई करते हैं और खाते हैं, उसमें ज्यादा खर्चा होएगा या वो चारों के चारों अलग अलग शहर में जाके रहने लग जाए तब हो जाएगा? अलग अलग रहेंगे तो 4 तो वो बच्चे और एक पिता माता गांव में, 5 हो गए। चलो पिता माता का तो गांव में पुश्तैनी मकान है, लेकिन इन चारों को तो 4 मकान बनाने पड़ेंगे। 4 चूल्हे, 4 सिलेंडर, 4 कार, 4 मोटरसाइकिल, 4 टूथपेस्ट, 4 साबुनदानी, 4 पाटड़ी, 4 बाल्टी, 4 चम्मच, 4 थाली, 4, मतलब जो जिंदगी में जरूरत होने की चीज है 4 गुना हो गई सीधी। नहीं समझ गए? इसीलिए पूरे समाज का तोड़ना, ये समाज को खराब करना और समाज को विस्थापित करना, यह बाजार का बहुत बड़ा सोचा समझा हुआ षड्यंत्र है। बाजार, व्यापार और सरकार, ये तीनों चीजें जिस भी चीज की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो समझ लो आपकी बर्बादी है। आपका पैसा किसको जाता है? अगर सारे जने मिलके पैसा आपस में एक दूसरे को घुमाओगे तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी, लेकिन सारे जने मिलके अगर कंपनी को दोगे तो जीडीपी बढ़ेगी। अगर आपस में मिलाओगे तो कौन मजबूत होएगा, बाजार या आप? अरे आप सारे लोग अगर अपनी खरीद का, अपने सामान का व्यापार आपस में करोगे तो समाज मजबूत होगा कि बाजार मजबूत होगा? समाज मजबूत होगा। लेकिन आप सारे अपनी कमाई को बाजार को देते रहोगे तो बाजार मजबूत होगा कि समाज? तो आज के टाइम पे आप सारे खोखले हो रहे हो कि मजबूत हो रहे हो? सब खोखले होते जा रहे हैं, इसलिए सब कर्जे में दबते जा रहे हैं। एक तो आपके गांव से विस्थापित करने का यह खेल है, और दूसरा खेल, जिनको आप सरकार कहते हो, ये मंत्रालय में बैठे हुए लोग, ये चोर, ये पुलिस वाले, ये जज, इनसे सवाल पूछने की आपकी हिम्मत केवल तब है जब आप इस धरती के मालिक हो। और आप इस धरती के मालिक केवल तब हो, आप इस देश के नागरिक केवल तब हो जब आप अपने पुश्तैनी जगह पर रहते हो, जहां आपके पुरखे रहते थे, जहां आपके दादा रहते थे, जहां आपके पिता रहते थे, वहां अगर आप रहते हो तो आप इस देश के नागरिक हो। यदि आपने अपनी जगह बदल ली है, आपके आधार कार्ड में अपने पुश्तैनी जगह से कहीं और का एड्रेस आ चुका है, तो अब आप शरणार्थी हो चुके हो, अब आप रिफ्यूजी काउंट हो गए। और रिफ्यूजी का कोई अधिकार नहीं होता, उसके ऊपर सारे कानून होते हैं। रिफ्यूजी जुडिशियल होता है, मालिक नॉन जुडिशियल होता है।
इस भारत का नागरिक नॉन जुडिशियल है। स्टाम्प पेपर ठा के देखो, कोर्ट के अंदर जितने स्टाम्प पेपर है सबके ऊपर इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है इंडिया नॉन जुडिशियल। वो इंडिया कौन है जो नॉन जुडिशियल है? वो हम है जो अपनी पुश्तैनी जगह पे रहते हैं। आप लोगों को शरणार्थी बनाने के लिए, आपके सारे अधिकार छीनने के लिए, आपके ऊपर मनमर्जी के कानून थोपने के लिए ही आपको अपनी जगह से विस्थापित किया जा रहा है, प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक जिले में। वरना ऐसा कभी नहीं होता। जिस बिहार को वो कहते हैं कि यहां रोजगार नहीं है, वहां पर जमीन लेने के लिए 10,000 रुपया रोज कमाने वाला अडानी जीभ लपलपा रहा है। अगर वो जमीन फर्टाइल नहीं होती, अगर वहां धन नहीं होता, तो इतना पैसा कमाने वाले आदमी को उस जमीन की जरूरत नहीं होती। नहीं समझे? इसलिए अपने को समझाना पड़ेगा, अपनी जमीन पे वापस लौटना पड़ेगा। और अगर भारत को बचाना है तो गांव बचाना पड़ेगा। ये गांव से शहरों में शिफ्ट करने का जो खेल है, ये भारत को खत्म करने का खेल है। और जो गांव के लोग शहरों में शिफ्ट नहीं होते, जो शहरों के नजदीक वाले गांव हैं, उनको वो शहर को बढ़ाते रहते हैं। सेक्टर बढ़ गया, सेक्टर बढ़ गया, और वो गांव को उसके अंदर घुसा लेते हैं। गांव गया, पंचायत गई, तो आपके अधिकार गए, समझ लेना। तो जिस भी आदमी के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, जिसके पास भी सरकार के बनाए हुए ये कागज है, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है, वो गुलाम माना जाएगा। वो ब्रिटिश नागरिक, ब्रिटिश का गुलाम माना जाएगा। आप आजाद केवल तब हो जब आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है, क्योंकि मालिक कभी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। मालिक अपने नौकर का सिलेक्शन करता है, चयन करता है। तो जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो शरणार्थी है, और जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता वो मालिक है। इसीलिए हमारे गांव में जब किसी को मुखिया चुना जाता था तो वो सर्वसम्मति से ही चुना जाता था। वहां कभी इलेक्शन नहीं होते थे, क्योंकि मालिक इलेक्शन नहीं करवाता। आई बात समझ में? इन्होंने अपने गांव में हर गली में इलेक्शन को इसलिए घुसाया कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला कभी भी डिमांड नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बोलेंगे कि जो नियम बनाया है वो आपकी चुनी हुई सरकार ने बनाया है। आपने कभी लिखित में कोई ऑब्जेक्शन उठाया है कि मैं अपनी चुनी हुई सरकार को यह आदेश देता हूं, या मैं अपनी चुनी हुई सरकार को यह अधिकार नहीं देता हूं कि तुम ये कानून पास करो? कभी लिखा आपने? तो फिर आपकी जो आपकी मौन है वो मौन स्वीकृति के तौर पे मान लिया जाता है। और इसीलिए ये विस्थापन का खेल है। तो जिन्होंने अपनी जमीन बेच करके अपने बच्चों को विदेश भेज दिया, ध्यान रखना उनका बीज नाश हो चुका। और जो भेजने की तैयारी कर रहे हैं उनका बीज नाश होने के कगार पे है। किसी भी कीमत पर जमीन बेचकर बच्चे को बाहर मत भेजना। वेले 10, 20, 50 लाख रुपए पड़े हैं और वो बच्चे को एक्सपीरियंस देने के लिए, सिखाने के लिए, कुछ सीखने के लिए भेजना चाहते हो तो 100 बार भेज देना। लेकिन अगर उतनी ही जमीन है, या लोन लेकर के या फिर कर्जा लेकर के या जमीन दे करके कभी भी अपने बच्चे को बाहर मत भेजना, क्योंकि जिसने भी ये ट्राई करी है उसका बच्चा कभी वापस नहीं आएगा। सक्सेस की गारंटी है 0.001% और फेलियर की गारंटी है 99.999%। तो आपकी बर्बादी तय है, बीज नाश। एक बार गया तो वापस नहीं आएगा। आप क्या करते हो? घोड़ी के ऊपर कदे जोटा चढ़ाया करो। जो आप गर्भाधान करवाते हैं उसमें हम क्रॉस वैसे ब्रीडिंग कर देते हैं किसी की भी? क्या राजस्थान का आदमी, राजस्थान की गायें अगर हो, क्या हम मतलब वहां की गाय, वहां के सांड को ला करके यहां गर्भाधान करते हैं क्या? कभी नहीं करते हैं। और जो बिहारी आके पंजाब में रहने लग रहा है और जो बिहारी आकर राजस्थान में रहने लग रहा है, ये आपका बीज खराब नहीं कर रहा? वो आपका बीज खराब करने के लिए भेजा जा रहा है। वो बिहारी को भी नहीं पता और वो आपको भी नहीं पता। और यहां से जो हमारा बच्चा वहां जा रहा है वो भी बीज खराब करने के लिए जा रहा है। अमेरिका के अंदर अमेरिका का जो एक्चुअल नागरिक था वो खत्म हो चुका है। मात्र 2% बचा है रेड इंडियन, जो अमेरिका का मूल निवासी था। बाकी सारे यूरोप ने कब्जा कर लिया, बाकी एशिया वालों को भेज दिया वहां। अरे अपने पंजाब को तो बचा नहीं पाए, कनाडा में जाके मिनी पंजाब बना के बैठा है सरदार, और राजी हो रहा, खुश हो रहा।
वहां बिहारी आके न सिंग लगा लगा के न ब्याह करने लग रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह की सारी सेना का नाश करने का खेल है यो। कदे नहीं सोच रहे हो आप, ये छोटी मोटी बात है। सबके इतने इतने होएंगे, काले काले इतने इतने, लड़ने वाले तो गए समझो ही भाग गए। सब जगह वोटिंग का खेल यही चल रहा है। और देखिए और प्रवीण भाई ने देखो नु देख कर न्यू लगा भाई यो है लड़न का मानस है। इनके बालक देखियो इसे नहीं पाते हैं, और इनके बालक तो कतियां नहीं पावे। क्यों? क्योंकि खाने में ही ऐसी आइटम दे रखी है। समझ गए कि नहीं समझे? तो मतलब एक तो पहली बात तो यह है कि विदेश मत भेजना गलती से भी। सीखने के लिए 2-4 साल के लिए भेजना चाहते हो तो बेशक से, वरना ये गलती कभी मत करना। ये बहुत पछताना पड़ेगा। अगर इसका एग्जाम्पल देखना हो तो एक एग्जाम्पल दे देता हूं, बस उससे आपको अंदाजा हो जाए। सीबीडीसी ले आना है, डॉलर राज खत्म होना है आने वाले टाइम में, बैंक सारे उड़ने हैं। लेकिन आपके घर में अगर 3 लोगों का परिवार हो, सोचो 3 आदमियों के परिवार में पूरे साल कितना गेहूं लगता है, कितना अनाज लगता है? 10 क्विंटल, 6-7 क्विंटल। आप 10 मान लें, आप 10 मान लिया, मतलब कति डंगर भी है और छक्का खा लिया और गेस्ट भी आ गए, ब्याह भी निपटा दिया, पड़ोसिया तो भी खवा दिया, 10 क्विंटल अनाज लग गया। 10 क्विंटल अनाज की कीमत क्या है? 25,000 रुपये। 25,000 रुपये में पूरे साल चल जाएंगे। 25,000 रुपये हो और 10 क्विंटल अनाज हो, 10 क्विंटल अनाज तो चल जाएगा आपका 2 साल, और 25,000 चलते नहीं महीना भर भी। तो असली धन अनाज है कि पैसा है? तो आपकी जमीन तो जिंदगी भर कमा के देगी, और उस जमीन को अगर सरकार ने एक्वायर कर लिया, बिजली कंपनी ने एक्वायर कर लिया, तो सारी जिंदगी बिजली पे पैसा कमाएगी। अगर सड़क वाले ने कर लिया तो सड़क पे टोल कमाएगी। अगर ढाबे वाले ने, होटल वाले ने कर लिया तो वो सारी जिंदगी पैसा कमाएगा। और किसान एक बार लेके 1 करोड़ रुपया, 50 लाख की तो ले आवेगा गाड़ी, और 50 लाख रुपए 1 साल में फूक देगा रिवॉल्वर पर, गोली मार के न जेल में बैठा रहेगा। है ये जाट का तो काम। क्यों जी? साल भर में सारा परिवार सड़क पे, और वो रुपए दोबारा नहीं आने। अब दोबारा आप अपनी जमीन को 1 करोड़ रुपए में बेच दो, और उसी 1 करोड़ रुपए से वही पड़ोस में उतनी जमीन लेके दिखा दो। मतलब जमीन बेचते ही आपके रुपए की कीमत ठंप जैसी जीरो जाती है। जमीन की कीमत नहीं बढ़ती। देखो भाई, ये जमीन है ना, अगर 1 एकड़ जमीन है, वो 1 एकड़ ही रहेगी। उस पर जितना अनाज होना था उतना ही होएगा। पहले अगर उस जमीन को खरीदने के लिए 2 लाख रुपए की मेहनत लगती थी, तो आज उसको खरीदने के लिए 10 लाख की मेहनत लगती है। तो इसका मतलब है आपकी मेहनत की वैल्यू कम हुई है, जमीन की कीमत नहीं बढ़ी है। नहीं समझे क्या? जमीन में तो पैदावार वही की वही है, जमीन का रेट नहीं बढ़ा, आपकी मेहनत का रेट घटा है। क्यों? और जितनी आप मेहनत करते जाओगे, जितनी आप जमीन बेचते जाओगे, जितने आप किराए का लेते जाओगे, जितना आप फ्री का लेते जाओगे, जितना आप एक्वायरिंग पे चलते जाओगे, जितना आप पैसे पे डिपेंडेंट होते जाओगे, जितना कैश ट्रांजैक्शन करते जाओगे, उतनी ही मेहनत की वैल्यू खत्म होती जाएगी। क्योंकि आप यहां कमाते रहोगे और वो वहां छापते रहेंगे, और ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। वो अमीर पे अमीर होते जाएंगे और हम गरीब के गरीब होते जाएंगे, हम सारे कर्जदार होते जाएंगे, वो सब हमारे मालिक होते जाएंगे। ये प्रोसेस है। इसीलिए बाहर भेजना, पैसा लेना, कर्जा लेना, और ये रुपए का ट्रांजैक्शन और बैंकिंग का सहारा लेना इसलिए इतना खतरनाक है। ये ट्रेनिंग का हिस्सा है बड़ा। तो आप इसको समझ लो, इसको समझ के आप आगे बढ़ो। आप